Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Guys, Good go evening, through sir. last section notes. सर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है सर, आप एक बार बता सकते हो क्या? क्या बता दूं? हॉफमैन ब्रोमाइड वो हम लोग एमआईएस में पढ़ेंगे बेटा। नहीं सर, आपने एक बार सिखाया था ना रिएक्शन, तो रिवीजन कर रहा था तो बरोबर समझा नहीं। रिवीजन नहीं करवाया था, वो कैटेगराइजेशन करवाया होगा। यस सर, तो अभी मतलब उसे डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ना ना, उसको खाली ऐसे कैटेगराइज किया है कि वो एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। ओके सर। चलिए बताइए बेटा, कहाँ तक किया था हमने? सर बोलो। सर आज इलेक्ट्रोफाइल्स चालू करना है। ओके ओके। सर टू फाइंड न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर में आपने फर्स्ट पॉइंट में लिखवाया था कि मोर रिएक्टिव वाला पॉइंट लिखवाया था आपने। सो डज मोर रिएक्टिव इंप्लाई मोर न्यूक्लियोफिलिक? हाँ, मोर रिएक्टिव मोर न्यूक्लियोफिलिक। सर बोलो। सर आप कल के लेक्चर में आधे घंटे में डाउट्स ले सकते हो क्या आइसोमेरिज्म के? आइसोमेरिज्म के डाउट्स कब के लेक्चर में? सर कल ना, तो मैंने तो तुम लोगों को ऑप्शन दिया था, तुम लोग ओके भी बोल रहे थे। मैंने कहा था थर्सडे आपका लास्ट लेक्चर है इस वीक का। एम आई करेक्ट? यस सर। हाँ, Yes, तो sir. मैंने कहा था आप IUPAC, GOC और ये क्या कौन सा चैप्टर पढ़ा है? आइसोमेरिज्म। ये तीनों चैप्टर आप अच्छे से रिवाइज कर लो, और कल तुम्हें कुछ भी पूछना हो, इसके बुकलेट का कोई क्वेश्चन हो, इसके बुकलेट का कोई क्वेश्चन हो, इसमें ये तो डेफिनेटली आप पूछोगे ही पूछोगे। और इसके अलावा कुछ थियरी पार्ट किसी का पूछना हो, तो हम लोग कुछ नया नहीं करेंगे, हम यही करेंगे। मैंने ऐसा बोला था। ओके ठीक है? सर। यस सर। नहीं तो वो आधा आधा इस तरह हो नहीं पाता बेटा, समझ में नहीं आता। फिर कोई कहेगा यस और नो, यस नो, इस तरह चलता है। कोई एक ही चीज डिसाइड करना है नहीं करना है। नहीं करना है तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म जो चल रहा है, और अगर करना है तो फिर ये सीक्वेंस फॉलो कर लें, सो दैट सब पढ़ कर आए फिर उसी स्टाइल से। क्या बोलते हो सब? सर यस करना सर, कर डाउट। करना है सर। तो आप पढ़कर आइएगा बेटा। IUPAC वगैरह रिवाइज कर लेना, थोड़ा बहुत GOC भी रिवाइज कर लेना, और फिर इसके अकॉर्डिंगली आप उसमें पूछ सकते हो ना। मतलब उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, चाहे वो SIP का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो SIR का कॉन्सेप्ट हो। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें आपको डेफिनेटली डाउट्स हो सकता है, तो एक बार रिवाइज करके आना, फिर इस तरह से आप पूछना। ठीक है? यस सर। चलिए, तो हम लोग अब शुरू करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। लेकिन सबसे पहले हम आइसोमेरिज्म करेंगे, उसी का डाउट्स करेंगे। ठीक है? क्योंकि वो अभी रिसेंटली वाला है और वो हमने किया नहीं है इससे पहले उतना, तो पहले वही पूछना आप। चलिए, इसके लिए नोट लिखिएगा बेटा। 10 सेकंड। यस सर। A reagent which is capable of accepting a pair of electrons. A reagent which is capable of accepting a pair of electrons from the substrate to form a covalent bond. With its electron-rich atom. Sir, can you repeat from a pair of electrons? A reagent which is capable of accepting a pair of electrons from the substrate to form a covalent bond with its electron-rich atom is called electrophile.
accepting a pair of electrons from the substrate to form a covalent bond with its electron rich atom is called electrophile. Should I repeat? या सबने लिख लिया यहाँ तक? Done, sir. सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज. A reagent which is capable of accepting a pair of electrons from the substrate to form a covalent bond with its electron rich atom is called an electrophile. Done, sir. Okay? Electrophile can be neutral. Electrophile can be neutral or positively charged. Electrophile can be neutral or positively charged with empty atomic orbital. With empty atomic orbital, vacant atomic orbital, or low energy anti-bonding orbital. Low energy. So positive आगे. दोबारा बोल देता हूँ. Electrophile can be a neutral or positively charged with empty atomic orbital or low energy anti-bonding orbital. सबने लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. सर वो लो एनर्जी का आगे आप क्या कह रहे हैं, नहीं समझ रहा है. लो एनर्जी एंटी नहीं बेटा, ANTI एंटी बॉन्डिंग. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. फुल स्टॉप. Done. Yes, sir. Electrophiles accept a pair of electrons. Electrophiles accept a pair of electrons into either empty atomic orbital or pi star orbital or even sigma star orbital. और इन सबको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, look at the screen. Yes, sir. LUMO का फुल फॉर्म क्या था? Lowest unoccupied molecular orbital. Lowest unoccupied molecular orbital. लास्ट लाइन रिपीट कर सकते हैं? क्या बोला? लास्ट लाइन. लास्ट लाइन. Even sigma star orbital. सामने लिखा तो है, यही तो बोला है मैंने. Sir, LUMO. Sir, can you repeat from electrophiles accept a pair of electrons? कोई बेटा हेल्प करेगा इसकी? कहाँ से इसको चाहिए? Anybody? Electrophile accept a pair of electrons into either empty atomic orbital or pi star orbital or even sigma star orbital. Thanks. आगे बढ़ो. का full form. कोई फुल फॉर्म बता दे बेटा. Unoccupied molecular orbital. हैप्पी? आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. These anti-bonding molecular orbitals are of low energy. These anti-bonding molecular orbitals are of low energy.
to react. These antibonding molecular orbitals are of low energy to react if the bond is highly polarized. If the bond is highly polarized. So low energy के बाद क्या? These antibonding molecular orbitals are of low energy to react if the bond is highly polarized by the difference in the electronegativity. By the difference in the electronegativity. देखिए, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है RX, ये एल्काइल हैलाइड है. कैन यू सी? Yes, sir. इसमें ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज हाईली पोलराइज्ड. Yes, sir. तो इसका जो R पार्ट है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक साइड. So a nucleophile will attack this R. तो अगर आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल लोगे तो RX के वो R पर अटैक करेगा ऐसे. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. आगे लिखिएगा. Sir. ये कॉपी करते रहिएगा, छोटी छोटी चीजें. हाँ, ये आपको फ्यूचर में आइडिया देंगी कि किस तरह से मैकेनिज्म को प्रपोज करें, कैसे इनिशिएट करें. सर आप कुछ बोल रहे हो क्या? Just a minute. नहीं नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ आपने कॉपी कर लिया हो तो मैं बोलना शुरू कर दूं. सर बस 1 मिनट. Sir, यस. sir, electrophiles odd pair of electrons accept करते हैं क्या? क्या करते हैं? So odd pair of electrons. ऑड पेयर, ऑड नंबर बोलो. Yes, sorry, odd number. तो ऑड पेयर क्या गया, बदतमीजी हो गई. तो ऑड पेयर तो फिर तो करेंगे ही करेंगे. ऑड नंबर नहीं करते. सर ठीक है? हाँ बोलो. Yes. सर यहाँ पे आर इलेक्ट्रोफाइल है. आर Electrophilic इलेक्ट्रोफिलिक site. है. RX में R इज इलेक्ट्रोफिलिक. X nucleophilic क्या? होगा. ना उससे मतलब नहीं है. हमें इलेक्ट्रोफिलिक साइड ढूंढना है. आवर फोकस शुड बी ऑन R. X कर पाएगा न्यूक्लियोफिलिक या नहीं, वो न्यूक्लियोफाइल के कैरेक्टर पे जाता है. हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं. समझ में आया? ऐसा थोड़ी ना भिखारी को पैसे देने के लिए गए और तुम वहां से बिजनेस करना शुरू कर दिए. हम जहां पर जिसके लिए फोकस्ड है उसी पे बात करेंगे. चलिए, ये हो गया. अब इसी में एक और पॉइंट लिख लीजिएगा. एन अनपोलराइज्ड सिग्मा बॉन्ड. एन अनपोलराइज्ड सिग्मा बॉन्ड कैन आल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. An unpolarized sigma bond can also act as electrophile if the bond is weak and easily polarizable. If the bond is weak and easily polarizable. इसका मतलब समझ पाए बेटा? Yes, sir. इसका ये मतलब होता है, इट्स लाइक कि तुम्हें किसी की दोस्ती तोड़वानी है तो तुमको ऐसा किसी को पकड़ना पड़ेगा जिसको हल्का फुल्का आप प्रोवोक कर दो, भड़का दो, तो वो आग बबूला हो जाए और अपनी फ्रेंडशिप तोड़ करके तुम्हारे साथ चल दे. आप देखो, एक एल्कीन होता है. ये alkene is having high pi electron density. It's a nucleophile. If you check the list of nucleophiles, you'll find alkene there. Is it clear? Yes. इसका ट्रीटमेंट Br2 या Cl2 के साथ होता है.
तो क्या करता है ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन के इन्फ्लुएंस से इनके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है। तो बताओ पहले ये पोलराइज्ड था क्या? जब ये Br2 था तो क्या ये पोलराइज्ड था? ये तो नॉन पोलर है। No, sir. No, sir. लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस एल्कीन द बॉन्ड गेट्स पोलराइज्ड। ठीक है, बॉन्ड बड़ा भी है, पोलराइज भी हो जाता है, तो यहाँ पर डेल्टा प्लस आता है और फिर अटैक यहाँ पर शुरू होता है। ठीक है, इस तरह से होता है और आगे चल के ये कुछ ये बनाता है, ऑल्दो वो अभी तुमको समझ में कम आएगा, बट इस तरह से बनता है। फिर आगे चल के Br माइनस भी अटैक कर देता है। इस तरह से एक Br इधर जुड़ जाता है और एक Br इधर जुड़ जाता है। अभी इस रिएक्शन पे मत जाना, केवल इतने पार्ट पे फोकस करना। आई होप आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज मेंट बाय दिस अनपोलराइज्ड सिग्मा बॉन्ड एंड व्हिच गेट्स पोलराइज्ड। क्लियर? Yes, sir. यस सर। सर वो डबल बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से पुश किया इलेक्ट्रॉन्स को। डबल बॉन्ड ने अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से Br2 का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन उसको पुश किया। ओके सर। Done? One minute, sir. सर तो एक तरह से यही हो गया ना कि पहले Br2 पोलराइज्ड नहीं था एंड देन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पाई बॉन्ड उसका इलेक्ट्रॉन पुश हो गया और फिर एक Br न्यूक्लियोफिलिक साइट बन गया। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक साइट की बात करो तो न्यूक्लियोफाइल में कहाँ से पहुंच जाते? हाँ सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक साइट बन गया, सॉरी। तुम्हारा फोकस इलेक्ट्रोफाइल पे होना चाहिए। हाँ हाँ सॉरी। नहीं तो फिर मैं वही भिखारी वाला एग्जांपल दूंगा। Should I remove this now? Yes, sir. Yes, sir. Now you write different types of electrophiles. Different types of electrophiles. जिसमें नंबर 1 आप लिखिएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज्ड। सर इसमें नेगेटिवली चार्ज क्यों नहीं आएगा? ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा। एक बात बताओ, कभी तुमने भिखारी को जो है क्या बोलते हैं मर्सिडीज में बैठे हुए सिग्नल पे ऐसे भीख मांगते हुए देखा है क्या?
या फिर खाली कटोरा लेके बैठता है? जब तक कटोरा खाली दिखाई नहीं देगा बेटा, लोगों को दया नहीं आएगी, लोग पैसे नहीं डालेंगे। तो खाली कटोरा का मतलब है एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है। Okay. और अगर कपड़े फटे होंगे यानी प्लस चार्ज होगा तो लोगों को और दया आएगी, वो और पैसे देंगे। तो जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दिखाई देगा उतना इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर और बढ़ जाता है। अगर तुम अच्छे कपड़े पहन करके कार वगैरह में बैठ करके सिग्नल पे पैसे मांगोगे, कोई देगा? बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि बदतमीजी कर रहा है ये बंदा। सर कोई पैसे मांग जाएगा। उल्टा पैसे मांग जाएंगे, तुम्हारा छीन लेंगे बेटा, कार भी छीन लेंगे और कपड़े भी छीन लेंगे। देखो हम लोग न्यूट्रल वालों को प्रूफ कर पा रहे हैं वो इलेक्ट्रोफाइल है, ये अपने में बड़ी बात है। निगेटिव तो छोड़ दो, ठीक है। एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, लेकिन हमने ये भी लिखा हुआ है कि सिग्मा स्टार भी कई बार बन जाएगा। तो कई बार का मतलब जैसे Br2 Cl2, इनमें वही सिग्मा वाला ही तो एक्सेप्ट कर रहा है। इनके पास कहाँ उस तरह से ये पोलराइजेबल बॉन्ड वाला केस है, तो इसमें सिग्मा स्टार के हिसाब से हम वो करवाते हैं। अब जैसे ये वाला देखो, इसमें पाई स्टार वाला आ जाएगा, इसमें कार्बन इज द इलेक्ट्रोफिलिक साइड। ये यस गाइस, ये कार्बीन इज द इंटरमीडिएट इफ यू रिकॉल। ऑल्दो तुमको वहां 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है और उस पे 3 बॉन्ड्स ही केवल दिखाई दे रहे हैं। ऑक्टेट भी उसका कंप्लीट नहीं है, ठीक है। उसी तरह से एक नाइट्रीन होता है, नाइट्रीन, इसके पास भी तुम्हारा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख जरूर है, लेकिन आप देखो उसकी वैलेंसी केवल 1 दिख रही है यहाँ पर, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। फ्री रेडिकल्स को इसमें नहीं रखेंगे बिकॉज उसके पास ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। लेट मी नो इफ यू हैव कॉपीड। सर आपने वो ब्रैकेट वाला कैसा दिखा एग्जांपल? क्या दिया ब्रैकेट? सर आपने RC डबल बॉन्ड O ट्वाइस, फिर बाहर ऑक्सीजन लिखा हुआ है। RC डबल बॉन्ड O डैश R डैश। नो सर, RC डबल बॉन्ड O ट्वाइस लिखा ना आपने ब्रैकेट में। सर फोर्थ रो का सेकंड एग्जांपल, बाहर O है। सर आपने कार्बन और नाइट्रोजन के लिए क्या बोला? इसके लिए कार्बन, मैंने बोला कि दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बस इतना बोला है। So done. सर बट वहां पे तो लोन पेयर है ना? लोन पेयर नहीं बेटा, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है ना दोनों का। यस
sir, done. सबने कॉपी कर लिया बेटा, रिमूव कर दें? Yes. ओके। एम्बीडेंट इलेक्ट्रोफाइल्स। सर इसमें 2 साइट रहेंगी। बिल्कुल सही बेटा, लिख लो। सर एक इलेक्ट्रोफाइल्स मिनट। दैट कैरी electrophiles that carry 2 or more electrophiles that carry 2 or more electrophilic sites, electrophiles that carry 2 or more electrophilic sites are called ambident electrophiles. Ambident electrophiles. देखो Done, sir. Sir, can you repeat once? कोई इसको रिपीट कर दे बेटा। Electrophiles that carry 2 or more electrophilic sites are known as ambident electrophiles. Guys, see, forget about इसमें मैंने एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड रखा हुआ है। ये कार्बन, जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वी नो पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होते हैं, तो बताइए कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। यानी ये साइट कौन सी साइट हो गई? इलेक्ट्रोफिलिक। Electrophilic. इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि यही पॉजिटिव चार्ज कहीं पर रेजोनेंस करके भी जा सकता है, तो बताओ कहाँ जा सकता है? सर सेकंड वाले कार्बन पर। क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हो सिचुएशन? Yes, sir. Yes, यानी कि sir. अब ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो गई। यस सर। Yes, sir. तो अगर मैं नंबरिंग कर दूं, इट इज नॉट आईयूपीएसी नंबरिंग, ये रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताओ इसमें कौन कौन सी साइट्स इलेक्ट्रोफिलिक हैं? 2 and 4। 2 and 4. 2 and 4 कॉपी कर लो।
Sir, could you go back for a minute, please? बाकी लोग हेडिंग डालें एमबी फाइल्स। सर ये एमबी का कुछ खास मीनिंग होता है क्या? मतलब सर हम लोग ने मतलब कि न्यूक्लियोफाइल्स में भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स लिखा था, यहाँ पर भी एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल्स और अब एमबी फाइल्स लिख रहे हो, तो सर एमबी का कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है? एमबी मतलब मल्टीपल। ये एम्बिडेंट है। नो सर, जैसे आईसो का मतलब रहता है ना कि जो 2 सेम। हाँ, तो इसमें लगभग ये मानकर चलो कि इसको आप ये बोले डुअल वाला टाइप का। ओके सर। मतलब दो चीजें जब होती तो इसलिए वह एमबी जैसा वर्ड आ जाता है। अभी देखो जैसे एमबी फाइल है, अब तुमने न्यूक्लियोफाइल पढ़ा, तुमने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा, तो गेस करो एमबी फाइल क्या होगा? दोनों का मिक्सचर। दोनों का मिक्सचर नहीं, दोनों का कैरेक्टर ऐसा बोलो, मतलब डुअल कैरेक्टर। न्यूक्लियोफिलिक या फिर इलेक्ट्रोफिलिक? इसमें भी डोमिनेटिंग कैरेक्टर आएगा ना? अब वो आ सकता है, लेकिन कैरेक्टर दोनों है, ऐसा है। तो आप यहाँ लिखिएगा बोथ न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इन द सेम मॉलिक्यूल। Both nucleophilic and electrophilic characters in same molecule. सर आप रिपीट करेंगे प्लीज? I said both nucleophilic and electrophilic characters in same molecule. Both nucleophilic and electrophilic characters in same molecule. ओके सर। ठीक है? यस सर। अब इसमें एग्जाम्पल देख लो, ऐसा नहीं कि पहले हमने इसको लिखा नहीं है। जैसे ये एग्जाम्पल है, अब इमेजिन करो कि कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे अटैक करेगा। यस। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल होता और कोई इलेक्ट्रोफाइल आ गया, जैसे मान लो H+ आ गया, तो वो तो फिर C पे अटैक नहीं करेगा ना, उसकी पसंद तो इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये देखो, क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हो? एक ही मॉलिक्यूल है, बट इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ रिएजेंट जो अटैक कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये अपना कैरेक्टर बदल देगा। तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक हो गया और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिक है तो सेम मॉलिक्यूल ना। उसी तरह से आप RCNA की एग्जांपल ले लो, देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन अगर ये शिफ्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो जाएगी कार्बन। क्या कर पा रहे हो सिचुएशन? यस यस। तो आप बस लिख लो इसको। तो ये जो आपने लास्ट में समझाया वो वापस बता सकते हो प्लीज? ये बिल्कुल इसी के जैसा है ना, यहाँ CO बॉन्ड है, यहाँ CN बॉन्ड है तो वही नहीं, यहाँ ऑक्सीजन पे लोन पेयर बना नाइट्रोजन। ठीक है। So एक तरह से amplifiers change their nature with respect to the other substance present, right? हाँ, एम्बिफाइल चेंजेस इट्स नेचर एज पर द रिक्वायरमेंट। सर यस। सर 2 एग्जांपल में हम C के बारे में बात करें कि O के बारे में, ऑक्सीजन या कार्बन? इसके अंदर 2 कैरेक्टर है,
अरे तुम अपना ही कैरेक्टर ले लो यार, पापा सामने होते हैं तो तुम पैसे मांगते हो, और अगर सिग्नल पे जाते हो तो पैसे देते हो, तो तुम्हारे अंदर हो गया ना 2 कैरेक्टर। अब तुम बताओ, कैरेक्टर कभी बदल सकते हो इस तरह से, मतलब कि सिग्नल पे जा करके उल्टा हो गया कैरेक्टर? तुमको मालूम है कब कौन सा कैरेक्टर दिखाना है। ओके तो न्यूक्लियोफाइल बनेगा या इलेक्ट्रोफाइल, वो सब्सटेंस अपने आप डिसाइड कर लेता है, उसकी टेंशन हमको नहीं लेनी। Should I remove this? चलिए ये पार्ट फिनिश हो गया। नाउ यू राइट अनदर न्यू हेडिंग, इधर लिखेगा एनर्जेटिक्स ऑफ रिएक्शंस, एनर्जेटिक्स ऑफ रिएक्शंस। लिखिएगा इसमें, in order for a reaction to take place spontaneously, in order for a reaction to take place spontaneously, the free energy of products, in order for a reaction to take place spontaneously, the free energy of products must be lower. The free energy of products must be lower than free energy of reactants. Free energy of products must be lower than the free energy of reactants. तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब जानते हैं। डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन लेस देन 0, सबने थर्मोडायनामिक्स पढ़ रखी है, ठीक है। नाउ आई एम राइटिंग वन क्वेश्चन, यू डिसाइड। Just write in chat box yes or no. बताइए, write in chat box quick, yes or no, yes or no. Very good, very good, very good. Good. Sir, can you repeat the note? नोट मैंने बोला नहीं, सामने लिखा है, उसके लिए केवल आपको यस और नो बोलना है। चलिए, तो आंसर लिखिएगा नो, और आगे लिखिएगा इट इज नेसेसरी, it is necessary but not sufficient condition. It is necessary but not sufficient condition. In order for a reaction to take place, in order for a reaction to take place, so sufficient की बात पहले पूरा लिख लो, it is necessary but not sufficient condition. Full stop. In order for a reaction to take place, free energy of activation must be added. Free energy of activation must be added. देखो, बहुत सिंपल सी चीज है, यहाँ एनर्जी है,
और यहाँ रिएक्शन प्रोग्रेस या रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। देखो बहुत सिंपल सी चीज ये है, तुम भी हो, आईआईटी भी है, आईआईटी पढ़ाना चाहता है, तुम पढ़ना चाहते हो, फिर भी तुम अंदर नहीं जा सकते जब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते। Every process takes place at a particular energy level. Before that, the process will not initiate even if it is feasible. ये डेल्टा जी लेस देन 0 लिख रहा हूं मैं। ये जो दिख रहा है ना, ये इसको कहते हैं फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यानी जब तक रिएक्टेंट्स को तुम एक्टिवेट नहीं करोगे, प्रोसेस शुरू ही नहीं होगा, इवन दो ये थर्मोडायनेमिकली फीजिबल प्रोसेस हो। ठीक है, कुछ प्रोसेस ऐसे हो सकते हैं जो थर्मोडायनेमिकली फीजिबल ही नहीं है, तुम अगर एनर्जी दोगे भी तो भी वो नहीं होगा। लेकिन ग्राफ याद रखना डेल्टा जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस का है, तो ये प्रोसेस होगा ही नहीं। इसको बोलते हैं एंडरगोनिक ग्राफ या एंडरगोनिक रिएक्शन, और इसको बोलेंगे एक्सर्गोनिक। याद है तुम लोगों ने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पढ़ा होगा। यस सर। तो थर्मोडाइनमिक्स में हम लोग पढ़ाते हैं डेल्टा एच वाली चीजें। तो अगर यही चीज डेल्टा एच वाला हो जाता तो इसको बोलते हैं ईए, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर ऐसा ग्राफ दिया हो तो इसमें दोनों पॉसिबल है, मतलब ये भी रिएक्शन हो सकती है, ये भी रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि ये ग्राफ जो है वो डेल्टा एच वाला ग्राफ है, यानी कि ये नॉर्मल एनर्जी वाला ग्राफ है। यहाँ डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है, यहाँ डेल्टा एच लेस देन 0, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। बट अगर डेल्टा जी वाला ग्राफ हो गया तो आपको ये एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक बताएगा। एक्सर्गोनिक रिएक्शन मींस व्हिच रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस, और एंडरगोनिक रिएक्शन व्हिच डज नॉट टेक, नॉन स्पॉन्टेनियस है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर, सही एग्जांपल बहुत अच्छा था। चलिए फटाफट कॉपी करो। रिमूव कर दे बेटा। सर एक मिनट प्लीज। प्लीज वेट। वेट सर। सर एक्स एक्सिस पे आपने रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स लिखा है ना? हाँ, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स लिख लो और रिएक्शन प्रोग्रेस। So सेकंड ग्राफ के ऊपर क्या लिखा? सेकंड के ऊपर क्या मतलब? एंडरगोनिक। एंडरगोनिक। एंडरगोनिक मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। उस डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन ग्रेटर देन 0। ये डेल्टा जी रिएक्शन के लिए, यहाँ पर डेल्टा जी रिएक्शन ग्रेटर देन 0 है।
क्या मैं ये पेज रिमूव कर दूं? Sir, 1 minute more, please. Done, sir. Done? Yes, sir. चल, इसमें एक छोटी सी चीज आप देखो। अब एक छोटी सी चीज ये है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इतना पार्ट, Yes, sir. है ना। मतलब ये कहने का मतलब है कि until and unless reactant molecules cross this energy barrier, reaction will not start। या मैं ऐसा बोल दूं कि अगर ये मैं बैरियर हाई कर दूं तो देखो मॉलिक्यूल्स के पास तो एनर्जी होती है ना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास, और गैसीय स्टेट याद है बेटा? Yes, sir. ग्राफ याद है? एवरी मॉलिक्यूल, यहाँ पे देखो, एट एवरी टेम्परेचर देयर आर मॉलिक्यूल्स विद हाई काइनेटिक एनर्जी। कैन यू सी? Yes, sir. ये ग्राफ याद है ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी वाला? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब ये है कि कुछ मॉलिक्यूल्स तो हाई एनर्जी वाले होते हैं, वो क्रॉस करते हैं, लेकिन अगर मैं बैरियर डाउन कर दूं तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं हो सकता है वो बैरियर क्रॉस कर पाए। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एंड इफ मोर मॉलिक्यूल्स आर क्रॉसिंग बैरियर मींस प्रोडक्ट ज्यादा मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो रेट बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बढ़ेगा, sir. बढ़ेगा सर। हाँ, इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई आईआईटी का एग्जाम है, कम बच्चे पास कर रहे हैं, अगर तुमने वही जेई मेन कर दिया तो ज्यादा बच्चे पास करना शुरू कर देंगे, अगर सीईटी कर दिया तो और बच्चे एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो ये लेवल आपने बढ़ाया या कम किया, उसके अकॉर्डिंगली रेट बढ़ जाएगा। तो हम लोग एक लाइन यहाँ लिख लेंगे, मोर एक्टिवेशन एनर्जी implies slower reaction। ये भी आप नोट कर लो। डन? Yes, sir. अब इसमें लिखिएगा, इफ sir. रिएक्शन टेक्स, बोलिए बेटा, कुछ बोला क्या किसने?
डन सर बोला। अरे यार, एक बच्चा बोल देगा उसके बाद कोई दूसरा डन ना बोले, ठीक है। इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप्स, लिखिएगा, इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप्स, then number of intermediates is one less than number of steps. Number of intermediates is one less than number of steps. And number of transition states is equal to number of steps. Guys, याद रखना, जो इससे पहले हमने ग्राफ बनाया था, अभी मैं बताता हूँ, जो पहले ग्राफ मैंने बताया था वो वन स्टेप ग्राफ था। ये जो अब बना रहे हैं, ये इसमें नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स भी आ रहा है, इसीलिए ये मोर देन वन स्टेप वाला ग्राफ होगा। तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, आर गिविंग आई गिविंग पी, और दोनों को ऐड कर लो तो आर गिविंग पी। ये हो गया सिनेरियो। और हर किसी का अपना ट्रांजिशन स्टेट होता है, तो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट 1 है, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट 2 है। समझ में आया बेटा? अब तुम खुद ग्राफ से काउंट कर सकते हो। अगर स्टेप्स 2 हैं तो इंटरमीडिएट कितना है, 1। अगर स्टेप्स 2 हैं तो ट्रांजिशन स्टेट कितने हैं, 2। अगर स्टेप्स 3 है तो इंटरमीडिएट्स कितने, 2। ट्रांजिशन स्टेट्स कितनी, 3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स, एंड नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स -1। कॉपी कर लो इसको भी बेटा। सर दोनों ग्राफ बना लिया ना? दोनों ग्राफ बना। Done? Yes sir. So please wait. Wait for 30 seconds, please, sir. So done. गाइस एक बात याद रखना, मोस्टली ग्राफ ऐसा ही मिलेगा तुम्हें, मोस्टली ग्राफ ऐसा ही मिलेगा, तो हम इसी की बात करेंगे। लेकिन आप ड्रॉ करके ये भी रखो, बट इसको अभी के लिए इग्नोर कर देंगे। ग्राफ ऐसा भी मिल सकता है। बताइए डिफरेंस क्या है? दोनों 2 स्टेप्स के ग्राफ है, बट डिफरेंस क्या है? सर सेकंड जो आप नॉन स्पॉन्टेनियस, पीक किसका बड़ा हो रहा है वो चीज दिखाई जा रही है, ठीक है ना।
तो ये कभी कभी होता है, तो हम लोग जब कभी कभी आएगा तब बात करेंगे। अभी के लिए इसको केवल ड्रॉ करके इग्नोर कर देना और लिखना मोस्टली द ग्राफ विल बी ऑफ दिस टाइप। डन। Yes, sir. देखो एक बहुत ही सिंपल सी छोटी सी चीज ये होती है कि मगर आप एक मान लीजिए कि कोई एक चेन आप ले लो, है ना, तो चेन की स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करती है? चेन की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है उसकी वीकेस्ट लिंक पर। क्या आप इस बात को समझते हो? यस सर। है ना। इसी तरह आप समझ लो कि कोई रेस हो रही है और उस रेस में टीम पार्टिसिपेट कर रही है, लेटर से 4 लोगों की टीम है और ये बैरियर है, तो जब तक कि चारों लोग क्रॉस नहीं कर लेते हैं तब तक इनको विनर नहीं बोला जाएगा। यानी कि ये टीम विनर होगी, ये डिसाइड करने वाला वो स्लोवेस्ट पर्सन है। क्या आप समझ पा रहे हो? यस सर। Yes, sir. ये छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिए ये दिखाने के लिए कि इफ योर रिएक्शन आर गिविंग पी टेक्स प्लेस इन लेट अस से 3 steps, then the slowest step will decide the overall rate of the process, overall rate of the reaction. Is it clear? यस सर। Yes, तो sir. लिखिएगा, इसी को कंटिन्यूएशन में लिखना है। स्लोवेस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये सब ड्रॉ करना है क्या? नहीं नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही बता दी, आपकी मर्जी है, मतलब आप इसमें कोई मना भी नहीं करता। देखिएगा, सर एक बार रिपीट कर दो। स्लोवेस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और कौन सा स्टेप स्लोवेस्ट होगा? हाईएस्ट ट्रांजिशन स्टेट वाला। भाई जिसको चढ़ने में सबसे ज्यादा तकलीफ होगा वही तो स्लोवेस्ट स्टेप हो गया। तो स्लोवेस्ट स्टेप विल डिसाइड द रेट ऑफ द प्रोसेस। द रिएक्शन। तो इसमें लिख देना स्टेप लीड, ब्रैकेट में लिख सकते हो स्टेप लीडिंग टू हाईएस्ट ट्रांजिशन स्टेट, स्टेप लीडिंग टू हाईएस्ट ट्रांजिशन स्टेट। Sir, slowest step is आपकी आवाज ब्रेक हो गई बेटा, क्या बोला आपने? sir. Can you repeat after slowest step is called? Rate determining step, RDS. Rate determining step. In the bracket you write step leading to highest transition state is RDS. यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लो, कौन सा ग्राफ मोस्टली हम प्रेफर करते हैं टू स्टेप के लिए, बता सकते हो? सर टीएस 1 पीक पे होता है। फर्स्ट वाला। ये वाला। अब इसका कौन सा स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ध्यान से देखकर बताओ। फर्स्ट R2I1। तो हम लोग जनरली लिखते हैं कि ऐसा स्टेप जिसमें इंटरमीडिएट बनता है वो स्टेप हो जाता है आरडीएस। तो अपने लिए आसान हो जाता है पहचानना, तो ये पॉइंट भी लिख लो। जनरली formation of intermediate occurs in rate determining step. So formation of intermediates कहा ना आपने? Generally formation of intermediate occurs in RDS. Clear? Occurs in RDS, rate determining step. Done sir.
और नीचे लिख देना मोर स्टेबल इंटरमीडिएट इंप्लाइज मोर रेट ऑफ द रिएक्शन। More stable intermediate implies more rate of the reaction. Sir, what does it imply? More stable intermediate implies more rate of the reaction. Done? Yes, sir. अभी तक किसी को किसी भी स्टेटमेंट में कोई डिफिकल्टी है या इट्स क्लियर सब कुछ? सर जो इंटरमीडिएट ग्राफ पे नीचे रहेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्या बेटा? जो इंटरमीडिएट ग्राफ में ज्यादा नीचे रहेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हमने 2 स्टेप वाला किया है, स्लोली स्लोली चल रहे हैं। मैंने इसको बताया आपको, इसमें एक ही इंटरमीडिएट है, तो आप टेंशन मत लो। ओके सर। किसी को और कोई इशू? No, sir. Now you write heading kinetic and thermodynamic. Kinetic and thermodynamic control of product. Kinetic and thermodynamic control of product. लिखिएगा there are many cases, there are many cases in which under a given set of reaction conditions, in which under a given set of reaction conditions, compound can undergo competing reactions to give different products. Competing reactions to give different products. सर कंपाउंड कैन अंडरगो क्या, आगे एक बार रिपीट कीजिए ना। Compound can undergo competing reactions to give different products. मतलब एक साथ पैरेलली 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं आपको। Sir, reactions to give? Reactions to give different products. Guys, ग्राफिकली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसको मान लो प्रोडक्ट P1, इसको मान लो प्रोडक्ट P2। This is transition state for what? P2. पर P2। P2. This is transition state for P1। ये रिएक्शन। ये बताइए जिसका ट्रांजिशन स्टेट नीचे है उसको क्रॉस करना आसान है, मतलब उस बैरियर क्रॉस करना आसान है या ऊपर वाले को? तो नीचे वाले को। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विच प्रोडक्ट इज मोर? अपर वन। नीचे वाले का। नीचे वाले का। Rate of formation of P2 is greater than P1. किसी को इसमें कोई डिफिकल्टी?
No, sir. रेट No, sir. रेट इज रिलेटेड विद रेट, जो वर्ड है वो काइनेटिक को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं P2 इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. Can you repeat again? एक बार रिपीट कर दें सर। रेट और काइनेटिक दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। पहले काइनेटिक स्कूटर आता था, वो स्पीड से रिलेटेड था, तो रेट और काइनेटिक रिलेटेड है। जितना फास्ट कोई प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड, यानी रेट डिसाइड कर रहा है वो प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? यस Yes, sir. अब इमेजिन करो मैंने टेम्परेचर हाई कर दिया, सफिशिएंटली हाई, तो बताओ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास अगर इनफ एनर्जी है तो बैरियर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्या? Yes, sir. नो सर। नहीं सर। हाँ? No, yes, sir. Yes, sir. अरे नो भाई, अजीब है यार, तुम्हारे पैसे हैं, तुम पेस में भी पढ़ सकते हो, तुम आकाश में भी पढ़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी तुम कहाँ पर पढ़ना चाहते हो। नहीं समझ में आया? मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं भी पढ़ो। जब टेम्परेचर हाई हो गया तो तुम पेस में पढ़ रहे हो या फिर आकाश में पढ़ रहे हो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? दोनों में यू आर कैपेबल। अब डिपेंड उसके बात करता है कि कहां पर रुक सकता है, मतलब कि जब दोनों प्रोडक्ट्स बनने की टेंडेंसी एक जैसी हो गई तो एग्जिस्ट कौन करेगा? वो एग्जिस्ट करेगा जो ज्यादा स्टेबल हो। नहीं समझ में आया? वो इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करेगा जिसके पास टीचर्स अच्छे होंगे। चलिए तो बैक टू दिस, तो P1 और P2 में बताइए विच वन इज मोर स्टेबल, किसका एनर्जी कम है? P1 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 का। समझ में आया बेटा सबको? तो Yes, sir. P1 को हम बोलते हैं थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, यानी ये अपना परसेंटेज बढ़ा पाएगा कब? जब टेम्परेचर हाई हो, यानी जब पेपर बहुत डिफिकल्ट होगा तो जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से रिजल्ट आएगा। अगर पेपर आसान हो गया तो जो सस्ते वाले लोग भी हैं वो भी रिजल्ट देंगे, और वो ज्यादा दे सकते हैं क्योंकि वहां बहुत से लोग पढ़ने जाने की, सबकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ज्यादा इधर क्रॉस कर पाए बैरियर को। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो P1 हो जाएगा थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। So when temperature is high, then P1 will be major product. If temperature is low, then P2 will be major product. Is it clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो, और यहाँ आप हाईलाइट भी कर लेना उस पार्ट को जो मैंने आपको बताया। क्या? if temperature is high, sufficiently high, then barrier will not be the problem. Reactant molecules will have enough energy to cross both transition states, both barriers. Now the product that is more stable will exist. So P1 is more stable, so it is called thermodynamically controlled product. Then should I remove this? Yes, sir.
Sir, 1 minute. Done, sir. गाइस अब आप हेडिंग डालिएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन। केमिकल काइनेटिक्स अभी नहीं हुआ है ना बेटा? No, sir. No, sir. No, sir. ओके। लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है? Yes, sir. केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा दिया है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो कोई बताएगा लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? सर एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स के जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। वेरी गुड। उनको कहते क्या है? किसी ने बोला कुछ? आपने बोला पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन समथिंग, तो वो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन जो आपने बोला उसको कहते क्या है? चलिए कोई नहीं, लिखिएगा बेटा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, according to law of mass action, rate of reaction is proportional to product of active masses of reactants. Product of active masses of reactants. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लीजिए कि एक ए है और एक बी है, ये रिएक्टेंट्स है, तो इनके और ये प्रोडक्ट पी देते हैं, तो इनका रेट ऑफ एक्सप्रेशन होगा के टाइम्स ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा ना, वो एक लिमिटेड चीज है, उसमें यहाँ कोफिशिएंट होता होगा और वो कोफिशिएंट तुम यहाँ लिख देते हो। एम आई करेक्ट? So what is box of A और box of B? Yes, sir. क्या चीज? Box of A और box of B क्या है? Concentration. अरे अजीब है यार, Active ये mass. तुमने नहीं पढ़ा कि Concentration. केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया जाता है? अच्छा active हाँ हाँ mass समझ को- गया, याद आ गया सर। ठीक है, ये है। और बस इतना आप पहले लिख लो। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अभी तक केमिकल इक्विलिब्रियम में जो तुम पढ़ते आए हो उसमें यहाँ कोफिशिएंट को आप पावर में डालते हो, बट वो करेक्ट चीज नहीं है। करेक्ट चीज तुम्हें पता चलेगी जब तुम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे। उससे पहले ही मैं आपको यहाँ थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा। आप लिखिएगा, दो टर्म्स मैं आपको बताऊंगा, वन इज मॉलिक्यूलैरिटी, वन इज ऑर्डर। राइट बोथ। Are you ready? So wait for 10 seconds. Done, sir. लिखिएगा, molecularity is number of reactant molecules involved in a chemical reaction.
number of reactant molecules involved in a chemical reaction. Number of reactant molecules involved in a chemical reaction. ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं A plus B giving P, तो यहाँ पर A plus B इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलैरिटी। किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई? 2 मॉलिक्यूल्स A के और 3 मॉलिक्यूल्स B के, तो 5 मॉलिक्यूल्स हो गए, दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, नाउ यू राइट दिस ऑर्डर। आर यू रेडी? Yes, sir. Right. Molecularity is an experimental quantity. Sorry, order is an experimental. Order के लिए लिख रहे हो ना? Order is an experimental quantity. Order is an experimental quantity. Theoretically, we cannot find order. Theoretically का मतलब है रिएक्शन देख के तुम नहीं बता सकते ऑर्डर। Yes. लिखिएगा the sum of concentration terms, the sum of concentration terms मतलब एक्टिव मासेस वाले टर्म्स, the sum of हमारे सिलेबस में हम लोग एक्टिव मास और कॉन्सेंट्रेशन एक मानकर चलते हैं। the sum of concentration terms on which the rate of reaction actually depends. The rate of reaction actually depends as observed experimentally. So can you repeat the sum of concentration terms? Sum means summation. The sum of concentration terms, summation of concentration terms on which the rate of reaction actually depends. The rate of reaction actually depends as observed experimentally. As observed experimentally. Clear है? Done, sir. एक और पॉइंट यहाँ लिख दो। If reaction takes place in one step, if तो ये reaction ऑर्डर में ही लिखना है? हाँ, कंटिन्यूएशन में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। If reaction takes place in one step, it is called simple or elementary reaction. If reaction takes place in one step, it is called simple or elementary reaction. For elementary reaction, order is equal to molecularity. For elementary reaction, order is equal to molecularity. Next point. So can you repeat last line? For elementary reaction, order is equal to molecularity. Next point. If reaction takes place in more than one step, then it is called complex reaction. Then it is called complex reaction. For complex reaction, order may or may not be equal to molecularity. लिख लिया सबने बेटा? Yes, sir. लिखिएगा, order is found by rate law expression. Order is found by rate law expression. Guys, कोई बता सकता है मुझे इस A के कितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जो रेट डिटरमाइन कर रहे हैं? X. X. इसीलिए
हम बोलते हैं ऑर्डर with respect to A is X. Similarly, order with respect to B is Y. What is overall order? क्लियर है बेटा ये चीज? Yes, sir. इसको कॉपी कर लो। और रेट लॉ एक्सप्रेशन कहां से आता है? लॉ ऑफ मास एक्शन। Law of mass action. रॉन्ग। क्या लिखा है? Experimental data. एक्सपेरिमेंटल डेटा। लॉ ऑफ मास एक्शन तो लॉ बोल दिया, लेकिन कितनी कॉन्सेंट्रेशंस पे डिपेंड करेगा ये कौन बताएगा तुम्हें? एक्सपेरिमेंटल डेटा। एक एग्जांपल में देता हूं, ये कॉपी कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जांपल देता हूं। Did I remove this? Wait, sir. बस वो लास्ट एग्जांपल है, वो करते करते तुम्हारा टाइम भी हो जाएगा। पार्थ अरोड़ा इज सेइंग हाथ दुख गया। इतना भी नहीं लिखा है बेटा, ज्यादा लिख लिया क्या आज? वो एक्चुअली मैंने मेरे ख्याल से मंडे था ना, उस दिन स्लो गया था, तो आज थोड़ा फास्ट कर दिया, बिकॉज मुझे तो कवर अप करना है पूरा। लिखिएगा एक क्वेश्चन। फॉर अ रिएक्शन A plus B giving P, rate increases by a factor of 2 if concentration of B is doubled and rate increases by a factor of 8 if concentrations of both A and B are doubled. Question है, what is the order with respect to A? What is the order with respect to B? Overall order of reaction. बहुत सिंपल है, मैथ्स लगानी है और कुछ नहीं करनी है। कर पा रहे हो आप लोग? क्विक आंसर बोलो। स्ट्राइक कर रहा है तुम लोगों को? तो कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत लोगों ने आंसर लिख दिया यार, वेरी गुड। तरुण जी क्या लिख रहे हो तुम? 20 कहां से आ जाएगा? व्हाट इज 20? इतना बड़ा नंबर नहीं आया, कुछ भी मत लिखो। 3 क्वेश्चन पूछे तुमसे। सबसे पहले सब लोग रेट एक्सप्रेशन ऐसा बना लें, तो जिनको स्ट्राइक नहीं कर रहा है उनको स्ट्राइक करना चालू हो जाएगा। ये जनरल वे में रेट एक्सप्रेशन है। फिर क्या करो, इस बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दो, तो कह रहा रेट डबल हो जाता है, तो वो लिख लो। कितना आसानी से आपको आ जाएगा। 2 बाहर ले लो और फिर डिवाइड कर दो, तो 2 to the power 1 is equal to 2 to the power y आ जाएगा। y, तो y की वैल्यू 1 आ गई। फिर कह रहा है दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दो, तो रेट 8 टाइम्स हो जाता है। तो ऐसा करोगे तो आप इधर से 2 to the power x कॉमन आएगा और उधर से 2 to the power y कॉमन आएगा, और इसको 2 to the power 3 लिख दो, तो तुम्हारा x plus y 3 आ गया ना। तो y का x का वैल्यू y मालूम है, x भी आ गया, तीनों चीजें आ गई। कॉपी कर लो इसको।
एज डिसाइडेड नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप तीनों चीजें पढ़ लीजिएगा, IUPAC, GOC एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। उसी का डिस्कशन आप करना फिर मेरे से। सर यस बेटा। सर अभी हम लोग थियरी कैसे ऐसा मतलब कवर अप करें कि हमें जो है जब तक हमारा एग्जाम नहीं आया तब तक हमें फिर थियरी रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ न्यूमेरिकल्स करके हमारा रिवीजन हो जाए। तो वैसा करने के लिए हम थियरी को और कैसे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हैं? शॉर्ट नोट्स बना लो जो तुमको लगता हो थियरी के पार्ट में, और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स को हाईलाइट कर लो या अलग लिख लो। मतलब इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हाइलाइटर से हाईलाइट कर लोगे, दैट विल बी इनफ। और सर मतलब कि कोई कोई कॉन्सेप्ट्स हमें कम यूज आते हैं, तो सर उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें? क्या आते हैं? मतलब सर कोई कोई कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा यूज में आते हैं और कोई कोई थोड़ा कम यूज में आते हैं ना, जैसे कि वो हमारा रोटेशन तो वाला तुम था आइसोमेरिज्म में। ये सब खुद करना होता है। रेड पेन ले लिया, रेड हाइलाइटर ले लिया, ग्रीन ले लिया, रेड वाला लिखा बहुत आता है, ग्रीन वाला नॉर्मल कर लिया, अपने हिसाब से आप इस तरह से कर लो। इसमें कौन नहीं सी सर बड़ी मतलब बात है? शॉर्ट डिटरमाइन से कैसे बना दो। करेंगे? हाँ, मतलब हमें पता कैसे चलेगा सर कि मतलब ज्यादा क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं प्रॉब्लम जिस सॉल्व करके यार, अजीब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उस चैप्टर के, तुमको खुद पता चलेगा कौन सा ज्यादा यूज हुआ है। ओके सर। ये तो तुम ऐसी बात करोगे, कोई बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर रहा तो उसका सिलेक्शन कैसे होगा? चलिए।